स्टडी ऑनलाइन में आपका सबका स्वागत है। आपका अपना चैनल, ठीक है भाई। तो हो चुका है आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा वो मैदान जीत के ले जाएगा, ठीक है भाई। कल हमने मॉक टेस्ट लगाया था। अगर किसी ने मॉक टेस्ट नहीं लगाया हो, 15 क्वेश्चनों का है, अपडेटेड राजस्थान से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वो मॉक टेस्ट लगा ले, अपनी गुणवत्ता का आकलन कर ले। उससे उससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था अभिलेख का फर्स्ट पार्ट, आज देखेंगे हम सेकंड पार्ट। अभिलेख का जो फर्स्ट पार्ट है उसका 5 मिनट में हम रिवीजन करके क्लास को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है भाई। तो हेडफोन लगा लो कानों में और आ जाओ क्लास के अंदर, ठीक है भाई। अभिलेख में हमने देखा था इतिहास को जानने के स्रोत। क्या देखा था भाई? इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से देखे थे सर? तो हमने देखे थे पुरातत्व, कौन सा? पुरातत्व। और कौन सा देखा था भाई? इसमें देखा था साहित्य। कौन सा भाई? साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ठीक है भाई। पुरातत्व में हमने पढ़ा था अभिलेख। क्या पढ़ा था? अभिलेख, ठीक है भाई। सिक्के, सिक्के, ठीक है भाई। और चित्रकला, चित्रकला, इनका हमने वर्णन किया था, इनके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है भाई। अगर आगे हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत में भी दो प्रकार के देखे थे। कौन से? देसी और विदेशी। कौन से भाई? देसी और विदेशी। कल वाली क्लास में हमने देखा था देसी में भी दो था, धार्मिक, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक को अपने से कोई मतलब नहीं है। विदेशी में हमने देखा था चीनी, चीनी, अरबी, अरबी साहित्य और कौन सा? फारसी साहित्य, ठीक है भाई। चीनी, अरबी, फारसी। धार्मिक हमने देखा था ब्राह्मण, ब्राह्मण साहित्य, ठीक है भाई। ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। ये बातें हमने कल की क्लास में देखी थी, ठीक है भाई। उसके बाद में हमने अपना जो टॉपिक था वो शुरू कर दिए थे, अभिलेख से संबंधित जो टॉपिक था वो शुरू कर दिए थे। तो सर अभिलेख के बारे में हमने क्या देखा था? तो अभिलेख के बारे में हमने देखा था कि इनका एक विभाग बनाया गया। जैसे मान लो अपने को कोई पत्थर मिलता है, उस पर लिपि लिखी हुई है, तो उसको पढ़ने का काम कौन करता है, उसको समझने का प्रयास किसने किया? तो इन सब के लिए क्या बनाया गया था? विभाग। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की हमने बात करी थी, कब बनाया गया था? तो 1861 में देखा था, ठीक है। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन बनाए? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कौन करते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है भाई। और राजस्थान के राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना कौन करते हैं? तो अपने एसीएल कार्लाइल। कब करते हैं? 1871 में। कब करते हैं? 1871 में। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। क्या कहते हैं भाई? एपिग्राफी। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेस्मेटिक्स, न्यूमेस्मेटिक्स, ठीक है भाई। न्यूमेस्मेटिक्स, ठीक है भाई। मैटिक्स, सिक्कों के अध्ययन को, और अब एपिग्राफी, अभिलेखों के अध्ययन को, ठीक है भाई। इतनी बातें हमने कल वाली क्लास में देखी थी। उसके बाद में हमने क्या शुरू कर दिया था? उसके बाद में हमने अभिलेख शुरू कर दिया था, ठीक है भाई। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से इनका वर्णन कर लिया। ये तो रिपीट क्लास, वो अपनी 5 मिनट की रिविजन क्लास है, ठीक है भाई। अभिलेख में हमने पहला अभिलेख पढ़ा था, कौन सा? बड़ली का अभिलेख, ठीक है भाई। बड़ली के अभिलेख में हमने देखा था सबसे प्राचीन अभिलेख है, 443 ईसा पूर्व का है। राजस्थान का सबसे प्राचीन है। भारत की अगर बात करें तो सेकंड नंबर का है। भारत का फर्स्ट कौन सा देखा था? तो पिपरवा का अभिलेख देखा था। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख में हमने देखा था, क्या देखा था सर? तो इसमें सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है राजस्थान के अंदर, ठीक है भाई। उसके बाद में हमने देखा था, कौन सा देखा था? ओसिया का देखा था। कौन सा देखा था भाई? ओसिया का। ओसिया में हमने देखा था 4 वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? 4 वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? बीकानेर प्रशस्ति। कौन सी? बीकानेर प्रशस्ति, ठीक है भाई। बीकानेर प्रशस्ति में हमने देखा था इसमें राय बीका से लेकर राय सिंह तक का उल्लेख है। राय बीका से राय सिंह तक का उल्लेख है, ठीक है भाई। राय बीका से राय सिंह, ठीक है। इसमें जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। गजारूढ़ मतलब हाथी पर। उसके बाद में हमने देखा था कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमने देखा था, क्या देखा था? तो इसमें हमीरदेव है, उसको विष्णुघाटी पंचानन बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति हमने देखी थी। रणकपुर प्रशस्ति में जो कालभोज है, ठीक है, बप्पा रावल, बप्पा रावल का ही उपनाम क्या था? कालभोज। लेकिन इस प्रशस्ति में उसको अलग अलग बताया गया है। कौन सी प्रशस्ति में? रणकपुर वाली प्रशस्ति में दोनों को अलग अलग बताया गया है। उसके बाद में हमने पढ़ा था सातवीं, कौन सी पढ़ी थी? सातवीं राज प्रशस्ति। कौन सी? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति राजसमंद में देखी थी, 1676 में देखी थी। नौचों की पाल पर स्थित है। नौचों की पाल 25 संगमरमर की काली पट्टी का ऊपर स्थित है, ठीक है भाई। रणछोड़ भट्ट तेलंग इसके लेखक है। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति देखी जाए तो कौन सी है? राजसमंद
प्रशस्ति है। ठीक है भाई, रणछोड़ भट्ट तेलंग क्या है, इसके लेखक है। उसके बाद में हमने देखा था, कौन सी देखी थी, माचेड़ी की देखी थी। माचेड़ी में सर्वप्रथम वो बड़गुजर शब्द का प्रयोग मिलता है। नौवीं हमने देखी थी, कौन सी देखी थी, आमेर वाली देखी थी। कौन सी देखी थी भाई, आमेर प्रशस्ति। आमेर प्रशस्ति में हमने देखा था, क्या देखा था, इसमें जो कछुआ वंश है उन्हें रघुवंश तिलक बताया गया है। उसके बाद में हमने पढ़ा था, कौन सी, बिजोलिया वाली पढ़ी थी। बिजोलिया वाली में हमने क्या देखा था, बिजोलिया वाली में हमने देखा था, बिजोलिया वाली जो थी उसमें वत्सराज जो चौहान थे, उसने चौहान वंश के संस्थापक बताए गए हैं, तथा सांबर झील का निर्माण भी इसमें हमें देखने को मिलता है कि वत्सराज चौहान ने करवाया था। इतनी बातें हमने कल वाली क्लास में देखी थी। ये हमने रिवीजन क्लास थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आगे वाली क्लास सुचारू रूप से शुरू करते हैं। उससे पहले आप हेडफोन लगा लो कानों में और क्लास का आनंद लो अंत तक। ठीक है भाई, और क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दिया करो। ठीक है भाई, शेयर करने से आपका कुछ नहीं होगा, पर अपने को क्या मिलता है उससे, मोटिवेट, कि अपनी क्लास को भी इतने सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट के पास अपनी क्लास जा रही है, तो उससे उनका भी भला हो रहा है और अपना भी भला हो रहा है। क्लास बिल्कुल 0 लेवल से शुरू की जा रही है। क्लास पशु परिचय, रीड, सीईटी इनके बेस पर आधारित है। ठीक है भाई, इतिहास के बारे में जानना सभी में जरूरी है। हम इतिहास शुरू कर रहे हैं, तो इतिहास में हमने पहले भी पढ़ा था। पहले क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्राचीन, नाम, स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, बहुत सी क्लासें थी अपनी, 6-7 क्लासें हो गई शायद। आज अपनी कौन सी क्लास है, शायद 8वीं क्लास रहेगी अपनी ये। ठीक है भाई, 8वीं क्लास रहेगी। पिछली क्लासों में बहुत अच्छा हमने देने का प्रयास किया है। जो नए जिले बने हैं, संभागीय व्यवस्था, इन सब के बारे में एकीकरण, ये सारी क्लासें हमने पीछे पढ़ चुकी है। ठीक है भाई, पढ़ चुके हैं। आगे अगर हम बात करें, ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करें कौन सा अभिलेख पढ़ेंगे सर आज हम, आज जो रह गए वो अभिलेख को कंप्लीट करके कल जो क्लास आएगी वो सिक्कों पर आधारित आएगी। यानी प्राचीन सिक्कों में, जैसे जयपुर में कौन से सिक्के चलते हैं, झाड़साई वगैरह, ऐसे वैसे, तो हम उसमें बात करेंगे। कब बात करेंगे, कल वाली क्लास में। ठीक है भाई, आज हम पढ़ रहे हैं अभिलेख, अभिलेखों का सेकेंड पार्ट। तो हम अभिलेख में कौन सा अभिलेख देखेंगे, तो हम इसमें देखेंगे कौन सा देखेंगे भाई, वेदनाथ प्रशस्ति। कौन सी, वेदनाथ प्रशस्ति। बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से, वेदनाथ प्रशस्ति। ठीक है भाई, वेदनाथ प्रशस्ति। तो वेदनाथ प्रशस्ति कहाँ पे है भाई, उदयपुर में। ठीक है भाई, कहाँ पे है, उदयपुर में। कहाँ पे है भाई, उदयपुर में। तो सर वेदनाथ प्रशस्ति में क्या है, तो वेदनाथ प्रशस्ति में ये है, जो बप्पा रावल थे, बप्पा रावल कौन थे सर, हिस्ट्री में बिल्कुल विथ डिटेल पढ़ेंगे। बप्पा रावल अभी थोड़ी सी डिटेल समझ लो। जो गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो कौन है, बप्पा रावल। तो इसमें बताया गया है कि बप्पा रावल को मेवाड़ राज्य हारित ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। हारित ऋषि के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से, हारित ऋषि के आशीर्वाद ठीक है भाई, आशीर्वाद ऐसे आएगा ना, आशीर्वाद, हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को क्या हुआ, बप्पा रावल को मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ। मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ भाई, मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ। ये बात आप इसमें मोस्टली याद रख लेना, मोस्ट लगा के लिख लेना। उसके बाद में अगर वेदनाथ में देखे तो इसके लेखक कौन है भाई, इसके लेखक कौन है भाई इसके, तो रूप भट्ट। सर इनको याद कैसे करें अभिलेखों को, तो अभिलेखों को याद देखो भाई, ऐसे तो होंगे नहीं, बार बार पढ़ने से ही कोई चीज याद होती है। वैसे अगर आप इसको देखना चाहो तो इसमें क्या रहा है, वेद, इसमें हारित ऋषि, इसमें रूप भट्ट, क्या रहा है, रूप भट्ट। अगर आपको रूप बढ़ाना है, हारित, तो ठीक है, हारित ऋषि कह रहे हैं भाई, अगर आपको रूप बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, रूप बढ़ाना है, तो वेदनाथ जी के पास जाओ। किसके पास जाओ भाई, वेद के पास जाओ। ठीक है भाई, हारित ऋषि कह रहे हैं अगर आपको रूप बढ़ाना है तो आप वेद जी के पास जाओ। तो हारित ऋषि का मतलब, हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को जो है मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, लेखक कौन है, रूप भट्ट। उसके बाद में आगे अगर हम बात करें तो कौन सी पढ़ेंगे सर, जगन्नाथ। कौन सी, जगन्नाथ। कौन सी पढ़ेंगे भाई, जगन्नाथ प्रशस्ति। कौन सी पढ़ेंगे भाई सर, जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति कहाँ पे है भाई,
तो अपने उदयपुर में। कहाँ पे भाई? अपने उदयपुर में। सर इसमें क्या है? तो इसमें जो है वो कहाँ पे उत्कीर्ण है ये देख लो पहले तो, ठीक है भाई। तो ये है अपने जगदीश मंदिर में। कहाँ पे है? जगदीश मंदिर में उत्कीर्ण है। कहाँ पे है भाई? जगदीश मंदिर में उत्कीर्ण है। कहाँ पे भाई? जगदीश मंदिर में उत्कीर्ण है, ठीक है भाई। कहाँ पे उत्कीर्ण है? जगदीश मंदिर में वो क्या है? उत्कीर्ण है। लेखक की अगर हम बात करें तो लेखक कौन है? लेखक है अपने कौन है? कर्षण भट्ट। लेखक की अगर हम बात करें तो लेखक कौन है भाई? तो कर्षण भट्ट, ठीक है भाई। कौन लेखक? कर्षण भट्ट, ठीक है भाई। और इसमें क्या मिलता है? तो इसमें हमने को देखने को इसमें मिलता है, इसमें बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह तक का शासन का वर्णन हमें मिलता है। बप्पा रावल से जगत सिंह तक की जानकारी। बप्पा रावल से जगत सिंह तक की जानकारी हमें मिलती है। जगत सिंह तक का शासन देखने को अपने को मिलता है, ठीक है भाई। जगन्नाथ प्रशस्ति कहाँ पे है? तो भाई अपने उदयपुर में, ठीक है भाई। कहाँ पे? अपने उदयपुर में। क्या है? जगदीश मंदिर में ये उत्कीर्ण है। लेखक कर्षण भट्ट है। बप्पा राव से लेकर जगत सिंह तक का। सर इन्हें याद कैसे रखे? तो ये देखो रिपीट करने से ही चीजें याद होगी, पर अगर हम इन्हें देखना चाहे तो यहाँ पे जग आ रहा है, यहाँ भी जग आ रहा है और यहाँ भी जग। अगर जग में रहना है तो 3 बार क्या बोलना पड़ेगा आपको? जग, जग और जग, ठीक है भाई। जग में रहना है तो 3 बार बोलो जग, जग, जग। पहला जग जगन्नाथ प्रशस्ति कहाँ पे है? तो जगदीश मंदिर में। कहाँ से कहाँ तक है? तो बप्पा राव से जगत सिंह तक। जग में रहना है तो 3 बार जग जग बोलना पड़ेगा, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, ठीक है भाई। मिटा देता हूं मैं इसे। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सा शिलालेख? कोई सा पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करें तो तीसरा, या 11 12 13 हुए ना, चलो तीसरा डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कौन सा पढ़े? तो कोई सा पढ़ लो, अपराजित शिलालेख, ठीक है भाई। अपराजित शिलालेख, अपराजित शिलालेख, ठीक है भाई। अपराजित शिलालेख कहाँ पे भाई? ये तो ये नागदा उदयपुर में, ठीक है भाई। नागदा उदयपुर में। कहाँ पे है भाई? नागदा अपने कहाँ में पड़ता है? उदयपुर में। नागदा प्रारंभिक राजधानी थी किसकी? किनकी प्रारंभिक राजधानी थी? तो अपने गुहिल की। गुहिल जो शासक हुए ना मेवाड़ के, सिसोदिया। गुहिल में 2 शाखाएं थी ना, सिसोदिया और राणा, ठीक है भाई। गुहिल जो है वो नागदा जो है वो प्राचीन राजधानी थी किसकी? अपने किनकी? मेवाड़ वालों की। मेवाड़ वालों गुहिलों की, ठीक है भाई। अब इसमें बात करें तो इसके लेखक कौन है भाई? इसके लेखक की अगर हम बात करें तो लेखक है दामोदर। कौन है भाई? लेखक है दामोदर। कौन है? दामोदर, ठीक है भाई। लेखक कौन है? दामोदर। इसमें क्या देखने को मिलता है सर अपने को? तो इसमें देखने को अपने को यह मिलता है, जो अपराजित शिलालेख है उसको G.H. ओझा ने भी कहाँ पे रखवाया है? तो इसे उदयपुर विक्टोरिया हॉल, कहाँ पे? उदयपुर में, उदयपुर संग्रहालय में। ओझा G.H. ओझा ने इसे विक्टोरिया संग्रहालय उदयपुर में रखवाया, ठीक है भाई। G.H. ओझा कौन थे? तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, हमने देखा था, क्या देखा था? जो राजस्थान इतिहास के वास्तविक जनक है वो कौन है? G.H. ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है वो अपने क्या है? राजस्थान इतिहास के वास्तविक जनक है, ठीक है। वैसे कौन है? कर्नल जेम्स टोड, अपने घोड़े वाले बाबा। तो G.H. ओझा ने इसे विक्टोरिया संग्रहालय उदयपुर में रखवा दिया, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें कौन सी? तो चौथी, ठीक है भाई। चौथा जो हम देखेंगे आज की क्लास में वो कौन सा? शंकर गट्ठा। कोई सा देख लो, शंकर गट्ठा, ठीक है भाई। शंकर गट्ठा अभिलेख,
अभिलेख। ठीक है भाई, शंकर गट्ठा अभिलेख, कौन सा, शंकर गट्ठा अभिलेख। ठीक है भाई, ये भी कहाँ पे मिलता है अपने को, तो ये मिलता है अपने को चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे देखने को मिलता है भाई, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है भाई, इसमें क्या है तो ये, ठीक है भाई, इसमें क्या है तो इसमें मुख्यतः जो बात है वो शैव वंदना का उल्लेख, शैव वंदना का उल्लेख। ठीक है भाई, शैव वंदना का उल्लेख अपने को इसमें देखने को मिलता है। और क्या, राजा मानमौरी की जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो राजा मानमौरी कौन थे, राजा मानमौरी की जानकारी हमें देखने को, राजा मानमौरी कौन थे, जानकारी, राजा मानमौरी जो बप्पा रावल ने जिन्हें हरा के क्या करा था, नागदा को राजधानी बनाई थी ना हरित ऋषि के आशीर्वाद से, वो वही राजा मानमौरी है। कौन से वाले, हरित ऋषि वाले। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें, किसकी बात करें, तो कोई सी की बात करो। ठीक है भाई, पांचवा अगर हम बात करें, कौन सा, हमने पढ़ा था अपराजित शिलालेख। ठीक है, अब पढ़ेंगे मानमौरी अभिलेख। मानमौरी कौन थे, राजा, तो मानमौरी के नाम से अभिलेख भी है भाई, याद रखना, मानमौरी अभिलेख। ठीक है भाई, मानमौरी अभिलेख कहाँ पे है ये, तो मानमौरी जो अभिलेख है वो पुठोली, पुठोली कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में, पुठोली चित्तौड़गढ़ में। ठीक है भाई, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है भाई, पुठोली कहाँ पे पड़ता है अपने, चित्तौड़गढ़ में। मानमौरी जो अभिलेख है इसमें क्या है, तो मानमौरी अभिलेख है ना, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड जो हुए अपने राजस्थान के इतिहास, वो इसको लेकर इस अभिलेख को ले जा रहे थे अपने साथ। कहाँ पे, इंग्लैंड ले जा रहे थे। इंग्लैंड ले जाते समय उसकी जहाज का संतुलन क्या हुआ, उसकी जहाज का संतुलन बिगड़ गया। उसकी जहाज का संतुलन जैसे ही बिगड़ा, यानी उसमें क्या था, वजन ज्यादा था ना जहाज के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही संतुलन बिगड़ा तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे समुद्र में फेंक दिया। भाई अब इतनी कीमती चीज को कोई समुद्र में कैसे फेंक सकता है भाई, अपने राजस्थान की इतनी कीमती चीज को, तो ये समुद्र में फेंक दिए। कौन फेंक दिए, अपने कर्नल जेम्स टोड। तो इसमें बात याद रख लेना कि जो अपने कर्नल जेम्स टोड है वो इसे समुद्र, वो इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक जाते हैं। ठीक है भाई, कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक जाते हैं। कौन फेंक जाते हैं, तो अपने कर्नल भाई साहब। कौन फेंक जाते हैं भाई, अपने कर्नल भाई साहब। ठीक है भाई, कौन फेंक जाते हैं, अपने कर्नल भाई साहब। इसमें अमृत मंथन का भी उल्लेख मिलता है। अमृत मंथन का भी उल्लेख किसमें देखने को मिलता है, इसमें मानमौरी में। इसमें अमृत मंथन का भी उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें अमृत मंथन का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है भाई, उल्लेख जो है, उल्लेख देखने को अपने को मिलता है। देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें मानमौरी अभिलेख की, तो इसके लेखक जो है पुष्य। कौन है भाई लेखक, लेखक की अगर हम बात करें तो लेखक कौन है इसके, पुष्य मित्र। पुष्य को जानते हो ना। और अगर उत्कीर्णकर्ता की बात करें, ठीक है भाई, उत्कीर्णकर्ता, उत्कीर्णकर्ता। ठीक है भाई, उत्कीर्णकर्ता कौन है, तो शिवादित्य, शिवादित्य। दित्य समझते हो, भगवान सूर्य, आदित्य भगवान सूर्य। मानमौरी अभिलेख जो है वो पुठोली चित्तौड़गढ़ से अपने को मिलता है। कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय इसे समुद्र में फेंक जाते हैं। इसमें अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। लेखक जो है इसके कौन है, पुष्य। और उत्कीर्णकर्ता कौन है इसके, उत्कीर्णकर्ता है अपने शिवादित्य। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार इसका।
नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें तो किसकी, गंगधार की, किसकी भाई, गंगधार की, गंगधार छठा है नाम ना, गंगधार, गंगधार अभिलेख, गंगधार अभिलेख, कौन सा अभिलेख, गंगधार अभिलेख, ठीक है भाई। तो इसमें याद रखना, इतनी सी बात याद रखना, इसमें 5वीं शताब्दी में सामंत व्यवस्था का उल्लेख अपने को मिलता है। कौन सी शताब्दी में सर, तो 5वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी, 5वीं शताब्दी में सामंत व्यवस्था का उल्लेख अपने को मिलता है। कौन सी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में सामंत व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है, व्यवस्था का उल्लेख कि कौन से अभिलेख से मिलता है, तो अपने को मिलता है कौन से अभिलेख से, गंगधार अभिलेख से। कौन से अभिलेख से, गंगधार अभिलेख से, कौन से अभिलेख से, गंगधार अभिलेख से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें अभिलेख की, तो बुच कला का अभिलेख, बुच कला का अभिलेख कहाँ पे है, तो ये है अपने बिलाड़ा, बिलाड़ा में है, कहाँ पे है, बुच कला का अभिलेख, ठीक है भाई, बुच कला का अभिलेख, बुच कला का अभिलेख कहाँ पे भाई, अपने बिलाड़ा में, बिलाड़ा में, कहाँ पे, अपने बिलाड़ा में, ठीक है भाई। बुच कला का अभिलेख कहाँ पे, अपने बिलाड़ा, बिलाड़ा में किसका मंदिर है भाई, आई माता का मंदिर है ना, आई माता का, आई माता सिरवी समाज की कुल देवी है ना आई माता, बुच कला में मिलता है। बुच कला जो सॉरी बिलाड़ा में आई माता का मंदिर है। बुच कला जो अभिलेख है इसमें क्या वर्णन देखने को मिलता है सर, तो बुच कला अभिलेख में अपने को देखने को मिलता है, ये जो अभिलेख है वो नागभट्ट द्वितीय के समय उत्कीर्ण है। किसके समय, नागभट्ट द्वितीय के समय उत्कीर्ण है। किसके समय है, तो नागभट्ट द्वितीय के समय। नागभट्ट द्वितीय किसके थे, तो गुर्जर प्रतिहार के। तो हम ये ऐसे कह सकते हैं कि इसमें अपने को गुर्जर प्रतिहार से संबंधित उल्लेख मिलता है, यानी गुर्जर प्रतिहार से संबंधित, ठीक है भाई, गुर्जर प्रतिहार से संबंधित जानकारी, जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है भाई, देखने को मिलती है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है भाई। 7 अभिलेख हो गए ना अपने। नेक्स्ट अगर हम बात करें 8वां अभिलेख, ठीक है भाई, तो नादसा अभिलेख, कौन सा, नादसा, कौन सा, नादसा, नादसा अभिलेख, अभिलेख, नादसा अभिलेख, ठीक है भाई, कौन सा अभिलेख, नादसा अभिलेख। ये किस 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 आकृति में मिलता है अपने को, तो ये स्तंभ आकृति में अपने को मिलता है। किस आकृति में मिलता है भाई, तो ये अपने को स्तंभ आकृति में मिलता है। किस आकृति में मिलता है अपने को, स्तंभ आकृति में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लूप अभिलेख। क्या बोलते हैं भाई, लूप अभिलेख, लूप अभिलेख, ठीक है भाई। तो हम इसे कह सकते हैं ये स्तंभ आकृति में मिलता है, यह है स्तंभ आकृति में मिलता है। कहाँ पे है, तो ये भीलवाड़ा, कहाँ पे भाई, भीलवाड़ा में। कहाँ पे मिलता है, समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर अपने को यह मिलता है, ठीक है भाई, समुद्र के अंदर, अंदर अपने को यह मिलता है। कहाँ पे मिलता है, समुद्र के अंदर। लूप अभिलेख है, मिलता है अपने को कहाँ पे, समुद्र के अंदर। इसमें इसके 2 टुकड़े मिलते हैं। कितने टुकड़े मिलते हैं अपने को, 2 टुकड़े, 2 टुकड़े हैं। तो इसमें किसका वर्णन है, ठीक है, 2 टुकड़े हैं, जो एक तो है 6 पंक्ति में और एक है 11 पंक्ति में। एक तो कितनी पंक्ति का है, 6 पंक्ति का, और एक है 11 पंक्ति का, ठीक है भाई। 2 लेख, 2 लेख अपने को इसमें मिलते हैं, 2 लेख। एक तो है 6 पंक्ति का और एक है 11 पंक्ति का, ठीक है भाई। इतनी बात आप इसमें याद रख लें। उसके बाद अगर हम आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें बड़वा का, बड़वा का लूप अभिलेख, बड़वा का लूप अभिलेख, ठीक है भाई, बड़वा का
लूप अभिलेख। कहाँ पे ये, तो ये कोटा में। कहाँ पे, अपने कोटा में। इसमें जो है वो, इसमें मोखरी वंश की जानकारी अपने को मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, इसमें मोखरी वंश की। ठीक है भाई, किसकी जानकारी मिलती है, तो सर इसमें मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है भाई, तो मोखरी वंश की जानकारी इसमें देखने को मिलती है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं साइड में रहता हूँ। देखो समझ तो रहे ना, ऐसे गुंबद आकार में, इसे क्या बोलते हैं हम, लूप। लूप यानी स्तंभ। स्तंभ जो आकृति में है उन अभिलेखों को हम लूप अभिलेख बोलते हैं। ठीक है भाई, एक तो होता है चट्टानों पर, एक शिलाओं पर, ठीक है, और ये किस कैसे है, यह है स्तंभ पर लेख लिखा हुआ, तो इसे बोलते हैं लूप अभिलेख। ये इसमें याद रखना मुख्य जो बात है वो ये है, ये इसके दो लेख मिले, एक लेख 6 पंक्ति का है, दूसरा 11 पंक्ति का है, और जो बड़वा का लूप अभिलेख है वो कोटा में, इसमें मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें किसकी, 8 पढ़ दिए ना अपन, 9 पढ़ लिए, 10। बरनाला का अभिलेख, बरनाला। ठीक है भाई, बरनाला पहले कहाँ पे आता था सर, तो ये पहले आता था अपने नागौर वाले में, अब कहाँ पे आता है, तो अपने गंगापुर सिटी में। बरनाला लूप अभिलेख पहले कहाँ पे आता था, अपने कौन सा, यहाँ पे नागौर ना, तो नागौर, तो अब कहाँ पे आता है ये, गंगापुर सिटी में। गंगापुर सिटी में, सॉरी ये यहाँ पे नहीं है गंगापुर, जो अपना राजस्थान बनाए थे ना, हमने राजस्थान की सामान्य जानकारी देखी थी। ठीक है भाई, राजस्थान की सामान्य जानकारी हमने देखी थी ना, उसमें पढ़ा था नए जिले, तो यहाँ पे बना ना सवाई माधोपुर और करौली, गंगापुर सिटी, तो वहां से अपने को कौन सा अभिलेख देखने को मिलता है, तो बरनाला लूप अभिलेख। ठीक है भाई, बरनाला लूप जो अभिलेख है इसमें क्या मिलता है, तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय। वर्तमान में कहाँ पे है सर ये, तो वर्तमान में यह आमेर संग्रहालय में स्थित है। वर्तमान में आमेर संग्रहालय में स्थित है। वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, वर्तमान में आमेर संग्रहालय में स्थित है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, बरनाला लूप अभिलेख जो है गंगापुर सिटी में है, वैष्णव संप्रदाय से है। ठीक है भाई, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वर्तमान में कहाँ पे, अपना आमेर में स्थित है। वर्तमान में कहाँ पे है, अपना आमेर में। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो कौन सा, गोसुंडी। गोसुंडी अभिलेख कहाँ पे भाई, तो अपना है ये चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे भाई, अपना चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडी अभिलेख कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। अपने को जो ये अभिलेख है वो टुकड़ों में मिलता है। कैसे मिलता है, टुकड़ों में। ठीक है भाई, टुकड़ों में मिलता है। गोसुंडी जो अभिलेख है वो टुकड़ों में मिलता है। कैसे मिलता है, टुकड़ों में। ठीक है भाई, एक टुकड़ा इसका कहाँ पे, उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। एक जो टुकड़ा है उदयपुर संग्रहालय में है। मोस्ट लगा के एक बात लिखो इसमें, गोसुंडी अभिलेख जो है वो सबसे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के इसमें एक बात लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन। वैष्णव संप्रदाय का मतलब तो आप समझ पा रहे हैं ना, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और शैव संप्रदाय कौन, जो भगवान शिव की आराधना करते हैं। ठीक है भाई, भगवान शिव की आराधना करते हैं। वैष्णव
वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम उल्लेख। ये इसमें मोस्ट बात है भाई, वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो गोसुंडी अभिलेख है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। एक टुकड़ा उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। ठीक है भाई, क्या मिलता है? ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो। भाषा भी लिख लो इसकी। लिपि तो कैसी है सर इसकी? तो लिपि है ब्राह्मी। ठीक है भाई, और भाषा है संस्कृत। भाषा कौन सी है? भाषा है संस्कृत। ठीक है भाई, ये आप लोग इसमें लिख लो। लिख नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट कितने पढ़ लिए अपने? कितने पढ़ लिए भाई? 12। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें कौन सा अभिलेख, तो हमने पढ़ा अभी कौन सा अभिलेख? गोसुंडी का अभिलेख। ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करें तो कीर्ति प्रशस्ति। कीर्ति प्रशस्ति है। ठीक है भाई, कीर्ति जो प्रशस्ति है, ठीक है, कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे भाई? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है भाई, इसमें राणा कुंभा के ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? तो कुंभा के ग्रंथों का। राणा कुंभा के ग्रंथों का उल्लेख हमें किस कौन सी प्रशस्ति में देखने को मिलता है? तो कीर्ति प्रशस्ति में। ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करें राणा कुंभा के ग्रंथ थे। राणा कुंभा कौन थे? संगीत के क्या थे? संगीत के अगर ज्ञाता माने जाते थे तो कौन से राजा थे? तो वो थे, अब हम इसे थाल गुरु, चाप गुरु, ऐसे इसके क्या है? अनेक उपनाम है। ठीक है भाई, इसके ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता है और इसके संगीत शास्त्र का भी उल्लेख इसमें देखने को मिलता है, संगीत साहित्य का। ठीक है भाई, इसमें संगीत साहित्य का भी उल्लेख मिलता है राणा कुंभा की। इसके राणा कुंभा के। सीधी सी बात है भाई, ग्रंथों का मिलेगा तो ग्रंथ में संगीत भी आएंगे। ठीक है भाई, तो इसमें संगीत साहित्य का भी उल्लेख मिलता है। कौन सी प्रशस्ति से? तो कीर्ति प्रशस्ति से। ठीक है भाई, किसके समय? तो राणा कुंभा के समय। आगे अगर हम बात करें श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, कौन से अभिलेख का? श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। ठीक है भाई, श्रृंगी ऋषि का जो अभिलेख है वो राणा मोकल के समय का है। कब का है? राणा मोकल। इतिहास में हम बहुत बारीकी से इन बातों को समझेंगे। राणा मोकल कौन थे? तो राणा लाखा के जो बेटा थे, हंसाबाई के बेटा। हंसाबाई कहाँ की थी? मारवाड़ की। हंसाबाई मारवाड़ की, राणा लाखा प्लस हंसाबाई के बेटे कौन थे? मोकल। तो मोकल के समय का अभिलेख कौन सा है? तो श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। इसमें एक और वर्णन मिलता है जिसके पिताजी के बारे में देखने को मिलता है। राणा लाखा ने गया में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राणा
राणा लाखा ने गया में किसका मंदिर करवाया, निर्माण करवाया। गया कहाँ पे, बिहार में ना। लाखा ने गया में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का, शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है भाई, शिव मंदिर का निर्माण करवाया। स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। राणा लाखा ने गया में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से अभिलेख से अपने को जानकारी मिलती है, तो श्रृंगी ऋषि के अभिलेख से। ठीक है भाई, ये थे अपने अभिलेख। क्या थे भाई अपने अभिलेख। आज अपने जो महत्वपूर्ण अभिलेख थे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अभिलेख खत्म होते हैं। कल अपन पढ़ेंगे सिक्के। क्या पढ़ेंगे भाई, सिक्के। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, और इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि क्लास जितनी बार देखोगे उतनी ही ज्यादा याद होगी। वैसे अभिलेख जो है सबसे हार्ड टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर। ठीक है भाई, तो इसको जितनी बार पढ़ोगे उतना ही याद होगा। मिलते हैं कल वाली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।